तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और 11th बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जीव जगत। उसी का आज पार्ट तीसरा है और आज यह चैप्टर संपूर्ण रूप से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए। और आज पार्ट तीसरा देखेंगे तो आपका कंप्लीट रूप से चैप्टर पहला जीव जगत कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट दूसरा में मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक कि जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से जो सामान्य संवर्गों का विकास हुआ है उनका निम्न स्तर होता है। पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल होता है, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने 7 बताया था आप लोगों को। सबसे पहले जाति आती है, फिर वर्ग आता है, फिर उससे कुल बनता है, फिर गण बनता है, फिर वर्ग बनता है, फिर संघ बनता है, फिर जगत का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था और आज पार्ट तीसरा में यहीं से जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं आगे कि सबसे पहले हम जाति के बारे में पढ़ेंगे कि जाति क्या है। ठीक है, तो जाति को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। देखिए, जाति जिसे हम बोलते हैं स्पीसीज क्या है उसे जानते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है यहाँ पे कि जीवों का एक ऐसा समूह जो आकारिकीय लक्षणों में समान हो और पर्यावरणीय स्थितिज में जनक के द्वारा अपने समान जनन क्षम संतान उत्पन्न करे जाति कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाति वो कहलाता है कि जो जीवों का एक ऐसा समूह जो आकारिकीय लक्षणों में समान हो। मतलब कि जैसे कि एक ऐसा प्राणी जो क्या करे, संतान उत्पन्न कर सके, चाहे वो जीव हो जंतु हो। ठीक है, जैसे बहुत अनेक प्रकार के जीव आते हैं, जंतु आते हैं, मानव आते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार से क्या करके संभोग करके क्या कर सकते हैं, जीव जनन उत्पन्न कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, जाति कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जाति निम्नोक्त श्रेणी का संवर्ग है। ठीक है, जाति जो है एक सबसे छोटा क्या है, संवर्ग है। फिर देखिए आगे यहाँ पे मालूम चलेगा आपको कि हम किन्हीं संबंधित स्पीसीज को उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि स्पीसीज के अनुसार, जाति के अनुसार हम हर एक प्रकार के जीव जंतु को क्या कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, क्योंकि सबके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य में अलग गुण पाए जाते हैं, जानवरों में अलग गुण पाए जाते हैं। जैसे बंदर है तो बंदर का अलग गुण होगा तो बंदर को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, शेर का अलग गुण होगा तो शेर को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। वही कह रहा है कि हम किन्हीं संबंधित स्पीसीज को, जाति को उनके आकार की भिन्नता, उनके अलग अलग भिन्नता के आधार पर उन्हें हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को अलग रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का है रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम तथा पेंथ्रालियो शेर का है। आदि जातियों को हम आकार की भिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो वही चीज़ बताया है कि जैसे मेंजिफेरा इंडिका आम है, इसको अलग श्रेणी में रखेंगे क्योंकि इसकी भिन्नता समानता अलग होती है। सोलेनम ट्यूबिरोसम जिसे आलू का वैज्ञानिक नाम है, इसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह पेंथ्रालियो आप शेर या अलग जाति का, इसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जाति के आधार पर यहाँ पे अलग अलग भिन्नता के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो जाति आपको समझ में आ गया ना कि जाति किसे कहते हैं। जाति के बाद आपका आता है वंश। जाति के बाद क्या आता है, वंश, जिसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। ठीक है, जाति के बाद क्या आता है, वंश, जिसे जीनस कहते हैं। देखिए लिखा है कि संबंधित स्पीसीज मिलकर वंश का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जाति मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वंश का। बहुत सारे जाति मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, वंश का निर्माण करते हैं। जैसे आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं। देखिए, जो आलू है, टमाटर है, बैगन, ये तो अलग अलग जाति के हैं। आलू अलग जाति का है, टमाटर अलग जाति का है, बैगन अलग जाति का है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके वंश एक ही है। वंश इसका एक ही है लेकिन जाति अलग अलग है। तो लिखा है ये तीनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, जाति के हैं, लेकिन यह सभी सोलेमन वंश में आते हैं। मतलब इनको एक ही वंश में रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं, सोलेनम। आलू, टमाटर, बैगन, इनकी जाति अलग होती है लेकिन वंश एक ही होता है और उस वंश को क्या कहते हैं, सोलेनम वंश कहते हैं। सोलेनम वंश के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे शेर, पेंथ्रालियो, चीता, पेंथ्रा पार्डस तथा पेंथ्रा टिग्रिस, बाघ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो शेर, चीता, बाघ ये अलग अलग जाति के हैं लेकिन इनका वंश एक ही है, जिसे हम बोलते हैं पेंथ्रा वंश। क्या बोलते हैं, पेंथ्रा वंश। ठीक है, देखिए शेर की जाति अलग होती है, चीता की जाति अलग होती है, पेंथ्रा की जाति अलग होती है, लेकिन वंश इसका एक ही होता है। और उसे किस वंश के अंतर्गत रखा जाता है, तो पेंथ्रा वंश के अंतर्गत आते हैं सब। ठीक है, देखिए लिखा है कि वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता दर्शाते हैं। जो ये वंश होता है वो स्पीसीज की तुलना में कम समानता दर्शाते हैं। मतलब जाति जो होता है, जाति के आधार पे आप उनमें विभिन्न प्रकार के समानताओं को दर्शा सकते हो, लेकिन वंश में
वंश जो होता है स्पीसीज की तुलना में कम समानता होता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे बात करें शेर, तो देखिए शेर, चीता जो बाघ है, जाति के आधार पर बात करें तो शेर का अलग अलग आप बहुत सारे समानता निकाल सकते हो, चीता का अलग निकाल सकते हो, बाघ का निकाल सकते हो, लेकिन वंश की बात करें तो तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, तो वंश का उतना ज़्यादा समानता नहीं निकाल पाओगे जितना कि अलग अलग जातियों का निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वंश क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आपका कुल, जिसे फैमिली कहते हैं। अब कुल क्या होता है, तो संबंधित वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, मतलब कि वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो कुल का, फैमिली का निर्माण करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। कुल का जो वर्गीकरण होता है वो पौधों के कायिक जनन के आधार पर होता है, ठीक है, पौधों के कायिक जनन के आधार पर होता है। जैसे पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसीय कुल में रखते हैं। देखिए पौधों में भी अलग जाति पाया जाता है, ठीक है, तो पौधों में जो अलग अलग जाति पाया जाता है उसको किस वंश में रखा जाता है, तो वंश 3 वंश में रखा जाता है, उसको 3 वंश में, पौधों को 3 वंश में रखा जाता है। एक तो सोलेनम हो गया, दूसरा आपका पिटूनिया हो गया, तीसरा धतूरा हो गया। इनको सोलेनेसीय कुल वंश में रखा जाता है। इन तीनों को किस में रखा जाता है, सोलेनेसीय कुल वंश में रखाते हैं। जबकि प्राणी वंश, जो प्राणी वंश होते हैं, जैसे पेंथरा हुआ, जिसमें शेर आता है, बाघ आता है, चीता, तो प्राणी वंश को हम किस में रखते हैं, पेंथरा में रखते हैं। लेकिन पौधों को किस वंश में रखते हैं, तो सोलेनेसी कुल वंश में रखा जाता है, और प्राणी को पेंथरा वंश में रखा जाता है। और उसमें प्राणी में आपके आ जाते हैं शेर, बाघ, चीता, ठीक है। फिर लिखा है फेलिस, फेलिस जिसमें बिल्ली आती है, जितने बिल्ली की कैटेगरियाँ जाती हैं उसको किस में रखा जाता है, किस वंश में, फेलिस में रखा जाता है, ठीक है। के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। तो जितने बिल्ली के जाति हैं, ठीक है, बिल्ली को फेलिस कहते हैं, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का आपका वैज्ञानिक नाम है। जितने फेलिस डोमेस्टिका वैज्ञानिक हैं उनको किस में रखा जाता है, फेलिडी कुल में रखा जाता है। ये तो आपका जाति होगा, बिल्ली का जाति होगा फेलिस, तो सभी जातियाँ किस में आती हैं, फेलिडीय कुल में, फेलिडीय कुल में रखाते हैं इसको, ठीक है। ये कहने का मतलब है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट एक पॉइंट नीचे और यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कि कैनेडीय कुल में कुत्तों को रखा जाता है। पूछ लेता है कि कैनेडीय में किसको रखा जाता है, तो कैनेडीय जो कुल होता है उसमें कुत्तों को रखा जाता है। किसको, कुत्तों को रखा जाता है, क्लियर। इसके बाद चौथा आता है गढ़। क्या आता है, गढ़। अब गढ़ क्या होता है, जिसे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कुछ लक्षणों में से एक दूसरे से समानता दर्शाने वालों को कुलों का समूह या गढ़ कहते हैं। कुछ लक्षणों में से एक दूसरे से समानता दर्शाने वाले कुलों को, देखिए कुल होते हैं, कुल के अलग अलग आपके लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों में से अलग अलग समानता को दर्शाने वाले को हम क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं, ठीक है। यह लक्षण किसी एक कुल में स्थित अनेक वंशों के लक्षणों की तुलना में कम समान होते हैं। ये जो लक्षण होते हैं किसी एक कुल में स्थित अनेक वंशों के लक्षणों की तुलना में क्या होते हैं, कम समान होते हैं, ठीक है। मतलब कि सभी के समानता के आधार पर इसका कम समानता मिलता है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अभी कि पादप कुल, जैसे पादप, जितने भी पादप होते हैं वह किसमें, कोनओल, व्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गढ़ में रखा जाता है। देखिए जितने पादप होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कोनवोलियूलेसी, सोलेनेसी, इनको किस में रखा जाता है, तो पॉलीसोनियल्स में रखा जाता है। जबकि प्राणी कुल जैसे कैनेडी को कारियोना मांसाहारी में रखा जाता है। मतलब कि जितने प्राणी होते हैं, देखिए पादप को किस में रखा जाए, जितने पेड़ पौधे हैं सारी पेड़ पौधे को हम किस में रखते हैं, पॉलीसोनियल्स में रखते हैं। और जितने मांसाहारी वाले भाग होते हैं जिसमें कैनेडी और फेलिडीय पाए जाते हैं, जिसमें चीता उता, वो किस में रखे जाते हैं, कार्निवोरा में रखे जाते हैं। कार्निवोरा गढ़, जो कार्निवोरा गढ़ होता है उसमें मांसाहारी लोगों को रखा जाता है, किसमें, मांसाहारी, ठीक है। कार्निवोरा में मांसाहारी जीव को रखा जाता है। और जो फेलिडी जो आपका पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जो कि कोनवोल्यूलेंसी और सोलेनेसी होते हैं, उनको किस में, पॉलीसोनियल्स में गढ़ में रखा जाता है। बस ये कहने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है वर्ग, वर्ग क्लास। अब वर्ग क्या होता है, देखिए लिखा है कि संबंधित गढ़ मिलकर, मतलब बहुत सारे गढ़ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ग का, एक क्लास का, ठीक है। जैसे प्राइमेटागढ़, प्राइमेटागढ़ जिसमें बंदर आते हैं, गोरिल्ला तथा गिस्वान आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमेटागढ़। और कार्निवोरागढ़ जिसमें बाघ आता है, बिल्ली आता है, कुत्ते आते हैं।
को मेमेलिया वर्ग में रखा जाता है। किसमें? मेमेलिया वर्ग मतलब स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। प्राइमेटा गण जिसमें बंदर और गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और आपके कॉर्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली आदि कुत्ते आते थे, इनको सभी को मिलाकर किस में रखा जाता है? मेमोलिया। ठीक है, मेमेलिया जिसे स्तनधारी वर्ग कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब उसमें रखा जाता है इन कैटेगरियों को। तो ये आपका वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्लास कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आता है संघ, जिसे फाइलम कहते हैं। अब फाइलम क्या होता है? तो इसमें वे सभी जीव होते हैं जो विभिन्न क्लास वर्ग से होते हैं, मतलब क्लास से मिलकर फाइलम का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें वे सभी जीव आते हैं जो कि विभिन्न वर्ग से होते हैं। अब कौन से विभिन्न वर्ग हैं? और जिनके कुछ लक्षण समान होते हैं। पादप वैज्ञानिक फाइलम के लिए डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत, फाइलम के अंतर्गत वे आते हैं, वे वर्ग होते हैं जिसमें समान लक्षण होते हैं। जैसे कि संघ की बात करें, जैसे शेर की बात करें तो बहुत सारे शेर हैं, उनकी जो जाति होगी, उनकी जो जाति अलग बनाई जाएगी, बिल्ली की जाति अलग बनाई जाएगी। ठीक, तो उनका एक संघ का निर्माण होगा। ठीक है, संघ का निर्माण होगा और उसमें उनको रखा जाएगा जिनके समान लक्षण होते हैं। ठीक है, जिनके समान लक्षण होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, और वो किसके अंतर्गत आते हैं? एक संघ के रूप में आते हैं, फाइलम के रूप में आते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनमें वे सभी जीव होते हैं जो विभिन्न क्लास वर्ग से होते हैं और जिनके कुछ लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। जिनके कुछ लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। पादप वैज्ञानिक फाइलम के लिए डिवीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पादप पौधे होते हैं उनके लिए जो यूज किया जाता है शब्द, वो किसका? डिवीजन का यूज किया जाता है। अब ये होता है संघ। संघ के बाद आ जाता है आपका जगत, लास्ट, जिसे हम किंगडम कहते हैं। अब जगत क्या है? तो जगत सबसे बड़ा होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें वे सभी जीव होते हैं जिनके विनात्मक लक्षण समान होते हैं। पौधे को प्लांट किंगडम, पादप जगत में रखा जाता है। पौधों को किस में रखा जाता है? पादप जगत में। जबकि जंतुओं को एनिमल्स किंगडम मतलब जंतु जगत में रखा जाता है। यह उच्चतम वर्गीय संवर्ग, ये सबसे बड़ा सर्ग है। ठीक है, सबसे बड़ा सर्ग क्या है? आपका किंगडम। और कह रहा है कि इसमें पादप जगत में हम लोग प्लांट किंगडम को रखते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, और एनिमल्स किंगडम जितने जंतु जगत में रखा जाता है वो सारे जंतुओं को रखा जाता है। ये आपका कहलाता है जगत किंगडम कहलाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर लिखा है एक समूह, एक नोट में, कि एक समूह के सदस्यों में समान लक्षणों की संख्या जाति से जगत तक होती है। एक समूह के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं उनके जाति के जगत तक। ठीक है, अर्थात एक ही जाति में समान लक्षणों की संख्या अधिक होगी, जबकि एक जगत में समान लक्षणों की संख्या कम होगी। अभी अब डाउट क्लियर होगा कि ये जो नोट्स में लिखा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा कि मतलब कहना क्या चाह रहा है चीज़ें, इस स्लिप में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखा है कि कुछ जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के विभिन्न वर्गीय संवर्ग। जैसे मानव की बात करें तो देखिए यहाँ पे मानव की पूरी लिस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मानव में मानव का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? मानव। फिर वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम इसका क्या होता है? होमोसेपियंस। अब देखिए इसमें आपका जाति होता है सेपियंस, इसके बाद वंश क्या होता है? होमो, इसके बाद कुल होमोनिडी, गण क्या होता है इसका? प्राइमेट, वर्ग क्या होता है? मर्मेलिया, संघ क्या होता है? कार्डेटा, और जगत क्या होता है? जंतु। मतलब एक प्रकार के मानव में इतने कुल पाए जाते हैं, मतलब इतने वर्ग पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना 7 वर्गों में डिफाइन होता है। तो देखिए पहले जाति सेपियंस होता है मानव का, वंश होमो होता है, कुल होमोनिडी होता है, गण इसका प्राइमेट होता है, वर्ग इसका मर्मेलिया होता है, संघ कार्डेटा होता है, फिर जगत आपका जंतु होता है। ठीक है, इस प्रकार मानव आपको डिफाइन हो गया होगा कि मानव में विभिन्न प्रकार के वर्गीय संवर्ग कैसे होते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये तो मानव का रहा, मैं और दिखा देता हूँ एग्जाम्पल आप लोगों को। घरेलू मधुमक्खी को, घरेलू मधुमक्खी देखिए ना, देखिए उसका वर्गीय संवर्ग कैसा होता है। देखिए घरेलू जो मधुमक्खी होता है उसका सामान्य नाम घरेलू मधुमक्खी, उसका जैविक नाम को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। और उसकी जाति क्या होती है? तो डोमेस्टिका। किस वंश का होता है? मस्का वंश। उसका कुल क्या है? तो म्यूसिडीज का कुल होता है। गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ इसका क्या होता है? आर्थ्रोपोडा, जगत जंतु। तो इस प्रकार देखिए इस पूरा डिफाइन किया जाता है किसी भी जंतु का, जीव का, पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, विभिन्न वर्गीय इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये तो आपका मधुमक्खी का रहा। ठीक है, अब मैं फल के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे आम, आम के विभिन्न वर्गीय संवर्ग देखेंगे। देखिए आम का सामान्य नाम क्या होता है? आम। जैविक नाम इसका होता है मंजीफेरा इंडिका।
जाति इसकी होती है इंडिका, वंश इसका होता है मंजीफेरा, और कुल एनाकार्डिसे, गण क्या होता है सेपिडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी, किस भाग से है एंजियोस्पर्मी, जगत क्या है पादप पौधा है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से अलग अलग जीव हुआ, जंतु हुआ, पौधा हुआ, उनके विभिन्न वर्गीकीय इस प्रकार डिफाइन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जाति होता है, वंश होता है, इसका कुल होता है, गण होता है, वर्ग होता है, भाग होता है, जगत। ठीक है, तो इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद हेडिंग आपका है वर्गीकीय सहायता साधन, मतलब इसकी कौन सी सहायता करता है। ठीक है, इनको सहायक बनाने में, इसको सिटिंग अरेंजमेंट करने में कौन से सहायक होती हैं, टेक्सोनोमिक एड्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए, तकनीक, विधि और संग्रहित सूचनाएं जो जीवों की पहचान और वर्गीकरण में उपयोगी होती है उन्हें वर्गीकीय सहायक साधन कहते हैं। वर्गीकीय सहायक साधन किसे कहते हैं कि उनकी तकनीकी और विधि को पहचान करने के लिए उनके वर्गीकरण में उपयोगी होती है, उसी को वर्गीकीय सहायक साधन कहते हैं। वर्गीकीय सहायक साधन मतलब कि एक ऐसा साधन जो उसको सिटिंग अरेंजमेंट में बताए कि वो किस वर्ग का है, इसमें इसकी पहचान क्या है, इसका वर्ग क्या है, उनके बारे में एक सूचना प्रदान करे। ठीक है, उसी को वर्गीकीय सहायक साधन टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद पहला आता है इसमें हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या करता है, हर्बेरियम या ड्राई गार्डन, हर्बेरियम क्या कहलाता है, अब ध्यान समझिए। ये ऐसे वनस्पति संग्रहालय होते हैं, ये ऐसे वनस्पति संग्रहालय होते हैं जिनमें पौधों को एकत्रित कर उन्हें सुखाकर दबाकर कागज की शीट पर परिलक्षित किया जाता है। इनका कागज की शीटों व मानक आकार 41 सेंटीमीटर × 29 सेंटीमीटर होता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा होता है। ठीक है, मतलब लेबल लगा लिया जाता है जिसमें पौधों को एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधों का इंग्लिश तथा स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्रित करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। मतलब कि हर्बेरियम ये कहता है कि वनस्पति संग्रहालय होता है, किसी भी पौधों को किस सीटिंग में रखना है उसका आकार 41 × 29 सेंटीमीटर के रूप में रखा जाता है, और उसमें एक लेबल लगा होता है जिसमें उसकी तिथि और स्थान और पौधे का इंग्लिश तथा स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, और उसे एकत्र करने का नाम, मतलब एकत्रित करने वाला का नाम वहाँ पे लिखा होता है एक अच्छे तरीके से विवरण में, उसी को हम कहते हैं हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है, हावड़ा में पड़ता है। हावड़ा में द इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम क्यू में है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम इंग्लैंड में है, जहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जितने पौधे हैं सबको सिटिंग अरेंजमेंट के तौर पे रखा गया है। उनकी तिथि, स्थान, कौन सा पौधा क्या है, उसका इंग्लिश नाम क्या है, उसको कौन रखा है, सब कुछ लिखा रहता है विवरण एकदम अच्छे तरीके से, उसी को हम हर्बेरियम कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा ना हर्बेरियम किसे कहते हैं। हर्बेरियम के बाद आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन्स। अब वनस्पति उद्यान क्या होता है कि इसमें जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है, इसमें जो रखा जाता है जीवित पौधों को रखा जाता है। इन उद्यानों में पौधों को स्पीसीज मतलब कि जाति की पहचान करने के लिए उगाया जाता है, और प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है। मतलब वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों को गाड़ा जाता है और उगाया जाता है, उस जीवित पौधों के आधार पर उसकी जाति को हम लोग पहचानते हैं कि किस जाति का यह पौधा है। ठीक है, उसी को वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको याद करना होगा, लिखा है कि सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है वो मास्को में है। मास्को तो रूस में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्या है, मास्को में। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान कहाँ, रॉयल्स वनस्पति उद्यान कहाँ पे है, क्यू या क्यू कह सकते हैं, इंग्लैंड में है। सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन होता है वो कहाँ है, हावड़ा, जो कि कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है, जो कि भारत में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च कोई पूछेगा कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, लखनऊ। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में इतना रख लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा ना वनस्पति उद्यान। इसके बाद तीसरा आता है प्राणी उपवन, जूलॉजिकल पार्क्स। अब प्राणी उपवन क्या होता है, तो कह रहा ऐसा बंद क्षेत्र जहाँ प्राणियों को बंद पिंजरों के बजाय खुले में रखा जाता है।
प्राणी उपवन कहलाता है। मतलब ऐसा जगह, ऐसा बंद क्षेत्र जहाँ वहाँ बंद पिंजरों की बजाय कहाँ उनको खुले में रखा जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्राणी उपवन। इसमें जंगली जानवर और उनकी भोजन प्रकृति का अध्ययन करने में मदद मिलती है। दुर्लभ प्राणियों के संरक्षित प्रजनन द्वारा उनके एक्स सीट संरक्षण में मदद मिलती है। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राणी उपवन यह होता है कि उसमें फील्ड होती है, उसमें बंद पिंजरों के बजाय खुले में रखा जाता है सारे जानवरों को, और वहीं उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और वहाँ उनके संरक्षित प्रजननों द्वारा एक सीट संरक्षण में भी मदद मिलती है उनको। आपका प्राणी उपवन कहलाता है, ठीक है। तो प्राणी उपवन में इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद चौथा आता है संग्रहालय, म्यूजियम। अब म्यूजियम तो आप लोग भी जानते हैं कि म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ों को एकत्रित करके रखा जाता है ताकि उसको वो क्षति ना उसको कोई पहुँचे, वो स्पष्ट रूप से वैसे ही दिखे, ठीक है। तो देखिए म्यूजियम किसे कहते हैं कि एक ऐसा स्थल जहाँ प्राकृतिक इतिहास की वस्तुओं, कला और प्राकृतिक पुरातत्व की वस्तुओं का संग्रहण, परीक्षण और अवलोकन किया जाता है, संग्रहालय कहलाता है, म्यूजियम कहलाता है, आप लोग भी जानते हैं। इनमें पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परीक्षित करते हैं, कीटों को एकत्रित करके उन्हें मारकर डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं, बड़े प्राणियों जैसे पक्षी तथा स्तनधारियों को प्रायः भरकर परीक्षित करते हैं। बड़े बड़े जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन मर जाते हैं तो उनको एक बॉक्स, एक सुरक्षित बॉक्स में रखा जाता है ताकि वह सड़े गले नहीं, वो जैसे कि मर्जी वैसे ही रहें बहुत दिनों तक, ठीक है। वही आपका म्यूजियम कहलाता है, संग्रहालय कहलाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी म्यूजियम में रखा गया, उनकी जो कंकाल, उनका शरीर वैसे की वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद ये चौथा संग्रहालय क्लियर हो गया ना। इसके बाद पाँचवा आता है कुंजी की। अब कुंजी क्या होता है? कुंजी की चाबी। अब ये क्या होता है? तो देखिए ये चाबी जो होता है वो जान द्वारा दिया गया है। जान द्वारा दी गई यह विधि पौधों और जंतुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर पहचानने की योजना है। जो चाबी होती है ना, तो किसी भी पौधों को पहचानने के लिए उनकी समानता और असमानता के आधार पर एक चाबी बनाई जाती है कि उस पौधे में देखिए 2 चाबी हैं, एक किसको डिनोट करेगा? पौधों में समानता बताने के लिए, एक असमानता बताने के लिए, ठीक है। तो 2 चाबियों का निर्माण किया जाता है समानता और असमानता बताने के आधार पे। इसके बाद दूसरा है यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों युग्म में होते हैं के आधार पर होती है। तो यह जो चाबी होती है वो जोड़ा में होती है। किसी भी जीव जंतु में देखेंगे ना तो 2 लक्षण पाए जाएंगे, एक आपका समानता, एक असमानता। तो वही कह रहा है कि यह कुंजी जो है विपर्यासी लक्षणों को प्राय जोड़ मतलब कि आप युग्म के आधार पर होती है, मतलब कि 2 होती हैं, समानता बताने के लिए और असमानता बताने के लिए। और तीसरा है कि कुंजी 2 विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुंजी 2 होती है। जाहिर सी बात है आपने एक गलत कुंजी इस्तेमाल कर दिया, जैसे मान लीजिए कि कोई समानता बताने वाली कुंजी है, आपने उसमें असमानता वाला बताने वाली कुंजी लगा दिया चेक करने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसको ग्रहण नहीं करेगा, उसको हटा देगा। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये असमानता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कुंजी 2 विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप एक मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता मिलेगा, ठीक है। अगर सही कुंजी पकड़ लिया तो मतलब समानता को दर्शाएगा, गलत कुंजी डाल देंगे तो अमान्यता उसको मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कुंजी का प्रत्येक मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुंजी क्या करता है? मार्गदर्शन का कार्य करता है। और प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग कुंजी उपयोग में लाई जाती है। देखिए अलग अलग जीव जंतु हैं भाई, तो अलग अलग के लिए आप लोगों को कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। शेर की विभिन्नता एवं समानता नापने के लिए अलग, बाघ का अलग, चीता का अलग, मानव का अलग, पेड़ का अलग, पौधा का, तो ये अलग अलग कुंजियों का निर्माण किया जाता है क्योंकि सबकी समानताएं अलग होती हैं। चलिए देखिए लिखा है अन्य वर्गीय सहायक साधन। कुछ जान लेते हैं सहायक साधन, जैसे मोनोग्राफ्स है। अब मोनोग्राफ यह है कि इसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होता है। मोनोग्राफ्स में किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी होती है, मतलब एक वर्ग की पूरी जानकारी जिसमें होती है उसे मोनोग्राफ्स कहते हैं। बात खत्म, सिंपल। इसके बाद आता है नियत पुस्तिका, जिसे मैनुअल्स कहते हैं। इसमें विस्तृत वर्णन लिखा जाता है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज जाति को पहचानने की सहायक मिलती है। पूरी जाति जो होती है, किसी एक जाति की पूरी डिटेल लिखने का जो होता है उसी को नियम पुस्तिका कहते हैं, मैनुअल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? इसमें किसी एक क्षेत्र में दिए गए पौधों के वास स्थान और उनके वितरण की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त सूची पत्र भी अन्य वर्गीय सहायक साधन है, ठीक है। फ्लोरा में क्या होता है? जो एक वर्गीय होता है, मैंने बताया था कि कुल, वंश, जाति आदि जो जगत होता है सिस्टमेटिक ढंग से,
उनको एक वितरण देती है, एक प्रणाली देती है, उनकी जानकारी देती है, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, यह वर्गीकीय सहायक साधन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। अब इसके बाद कोई पॉइंट नहीं, यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिए, इससे बेहतर नोट्स अब नहीं बनेगा। ठीक है, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।